सोख्ता भाग 6। यासिन भाई 20 रुपए दो। यासिन ने घूमकर मुझे देखा, फिर अपने दोनों हाथों को देखा। हाथों में सी ऑयल चुपड़ा हुआ था। यासिन मेरी तरफ घूमकर खड़े हो गए और शर्ट की जेब की तरफ इशारा करते हुए बोले, निकालो। मैंने यासिन की जेब से 20 रुपए निकाले और आकर मधुकर को बगैर कुछ बोले पकड़ा दिए। दारू लेकर सीधे घर जाऊंगा। मधुकर उठकर खड़े हो गए। मैं खामोश ही रहा। मधुकर चले गए तो मैं फिर ड्रॉर पर झुक गया। 2-3 रजिस्टर के पन्ने फरफराने के बाद स्लिप दिख गई। कॉपी के पन्ने को बीच से 2 करके लाल स्याही से साफ साफ अक्षरों में लिखा गया था, मैं दानिश जैदी अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं। इंसान जिंदगी के लिए एक धोखा तो पाल लेता है, परंतु मैं कोई धोखा भी नहीं पाल सका। ना ही मैं अच्छा दोस्त बन सका, ना ही अच्छा बेटा और ना ही प्रेमी। आज तक मैं पलायनवादी बना रहा और आज जब यथार्थ को छुआ तो बर्दाश्त नहीं कर सका। इस तड़प की दवा बस मौत हो सकती है। हस्ताक्षर दानिश जैदी। एक बार फिर मैंने स्लिप की इबारत को धीरे धीरे पढ़ा। आर्थिक संबंधों पर स्लिप में कोई चर्चा नहीं की गई थी। दानिश ने अपने इस स्टंट की 3 स्लिप बनाई थी, एक मेरे लिए, एक अपने घर वालों के लिए और एक शगुफ्ता के लिए। मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा शोएब साहब तक इसकी खबर खुद दानिश ने शेखी में आकर पहुंचाई होगी या फिर उसी के घर के किसी सदस्य ने। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि संपन्नता और विपन्नता के बीच का फर्क शोएब साहब को किसी ने बताया या खुद खान साहब के दिमाग की उपज है। किसी की खुददारी को तमाचा मारने का ये 20 रुपए बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। अगर खान साहब को इतनी ही हमदर्दी थी तो सीधे दानिश के ही हाथ में रुपए देकर अपनी दरिया दिली की मिसाल पेश कर सकते थे। मेरे ख्याल से इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी, जबकि इस वक्त तीसरा मैं शामिल किया जा चुका हूं। मैं काफी माथापच्ची करने के बाद भी तय नहीं कर सका कि खान द्वारा दिया गया रुपया दानिश को देना चाहिए या नहीं। रात के 8 बजते बजते मैंने यासिन को बता दिया कि आज मैं जल्दी छुट्टी करूंगा, एक जरूरी काम है। यासिन का मूड हाथ में फंसे हुए काम को खत्म करने का था, इसलिए पहले तो बोले, ठीक है आप जाओ, मैं वर्कशॉप बंद करा दूंगा। लेकिन बाद में मालूम नहीं क्या सोचकर काम बीच में ही रुका दिया। मैंने जल्दी जल्दी वर्कशॉप बंद कराया और बाहर निकलकर गेट में ताला लगाने लगा। अभी ताला बंद भी नहीं हुआ था कि मास्टर साहब आ गए। बगैर हाथ रोके मैंने मास्टर साहब को आदाब किया। मास्टर साहब आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। आज बहुत जल्दी बंद कर दिया? हाँ, आज कुछ जरूरी काम था इसलिए। मैं गेट पर ताला लगाने के बाद घूमा। मास्टर साहब, आज आप छुट्टी कर दें, कल पढ़ेंगे। कोई बात नहीं। मास्टर साहब बिना वक्त गंवाए घूम गए। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ रोड क्रॉस करके साइड से चलने लगा। मुझे लगा था कि कहीं सादिक क्लिनिक बंद ना कर दे। क्लिनिक के सामने पहुंचा तो पता चला सादिक बैठा है। सादिक एक मोटी सी किताब पर झुका था। दरवाजे पर पदचाप सुनकर उसने सिर उठाया। आधा शटर खींच दो, सादिक बोला, फिर किताब की तरफ देखने लगा। मैं क्लिनिक आधा बंद करके सादिक के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। आज एक सीरियस केस आया है, सादिक किताब पर नजर गड़ाए गड़ाए ही बोला, फिर फट की आवाज के साथ किताब बंद करके सीधा मुखातिब हो गया।
अगर कल तक कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर उसका बचना मुश्किल है। फिर खतरा क्यों मोल ले रहे हो? केस रेफर कर देना था। यार यही तो मजबूरी है। उसके घर वाले बाहरी खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और पेशेंट की हालत ऐसी है कि उसे गोंडा या लखनऊ से पहले कहीं रोका नहीं जा सकता है। मैंने क्लियर कर दिया है कि कोशिश करना मेरा काम है और जिंदगी देना या लेना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मरीज संभल गया तो उसका पूरा गांव मेरा मुरीद हो जाएगा। वैसे 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन मस्ट है। सादिक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अच्छा मैं चलता हूं, तुम डिस्टर्ब हो गए। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ सादिक भी उठकर खड़ा हो गया और सिगरेट माचिस की डिब्बी हाथ में दबाकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। मैं वहीं खड़ा रहा। मैं भी चलता हूं, सादिक थोड़ी देर बाद बोला और डिस्पेंसरी केबिन में चला गया। मैं बाहर चौतरे पर आकर खड़ा हो गया। सादिक थोड़ी देर बाद हाथ में टॉर्च लिए हुए निकला और शटर खींचकर गिरा दिया। अंदर लाइट जल रही है, मैंने टोका। मुझे लगा सादिक लाइट बंद करना भूल गया है। जलने दो, फिर लौटना पड़ सकता है। सादिक ने चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने एक बार चाबी देखी, फिर बैठकर शटर में ताला लगाने लगा। कहां चल रहे हो? मैंने पूछा। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने घूमकर देखा, सादिक चौतरे की सीढ़ी उतरकर सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ था और एक ही दिशा में घूर रहा था। एक ही तरफ ताला लगाना, उसने वहीं से ऊंची आवाज की। मैं शटर की दूसरी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया और चौतरे पर ही खड़े होकर सादिक को देखने लगा। सादिक की चुप्पी कभी कभी खलने लगती है, खासकर उस वक्त जब किसी काम की जल्दी होती है या आगे होने वाली घटना समझ में नहीं आती। सादिक की अगली हरकत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जिस दिशा में सादिक देख रहा था उसी तरफ से एक रिक्शा आकर उसके सामने रुका। रिक्शा रुकते ही सादिक उचक कर बैठा, फिर एक तरफ सरक गया। बैठने के कुछ सेकंड बाद वो मेरी तरफ घूमा। आओ। मैं आगे बढ़कर रिक्शे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही रिक्शे वाले ने पैडल चलाना शुरू कर दिया। मुझे लगा सादिक ने रिक्शे वाले को अपना गंतव्य स्थान बता दिया है या फिर वो पहले से ही सदा हुआ है। कहां जा रहे हो? मैंने पूछा। सादिक जड़ बना रहा। मेजर चौराहे पर पहुंचते ही रिक्शा वाले ने घूमकर सादिक को देखा। सादिक बगैर उसकी तरफ देखे सिर से अपने दाईं तरफ इशारा किया। सीधा होकर उसने रिक्शे की हैंडल दाईं तरफ घुमा दी। इस बीच कोई किसी से नहीं बोला। सादिक ने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। माहौल जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। मुझे झुंझलाहट महसूस होने लगी। आगे चौराहे पर मुझे छोड़ देना, मैंने हवा में बात की। अभी लौटकर आते हैं। राजेश वहीं आ गया है। मैं समझ गया, सादिक मरीज की बात कर रहा है। मैं चुपचाप बैठा रहा। रिक्शा पुराने चौक के सामने पहुंचने ही वाला था कि सादिक की आवाज सुनाई दी, सीधे। फिर खामोश हो गया। अब रिक्शा ठटेरी बाजार से होकर गुजरने लगा। डॉक्टर, तुमसे एक सलाह लेनी है। सादिक मेरा चेहरा देखने लगा। मैं अपनी नाक की सीध में ही देखता रहा। दूर गर्ल्स कॉलेज चौराहे पर जल रहे सोडियम लाइट पर नजर गड़ाए हुए रिक्शा सड़क के गड्ढों में उतरते चढ़ते ऐसे डोल रहा था जैसे समंदर के थपेड़ों को झेलती नाव। कभी कभी रिक्शे का दोनों पहिया धच्चाक से गड्ढे में गिरता तो कभी पेट की आंतें कुचल जाती और बदन कड़ा करने के बावजूद हम दोनों 1 इंच उछल पड़ते। पहले फ्लैशबैक सुना दो। मैं थोड़ी देर के लिए फिर खामोश हो गया। मैं रिक्शे का समतल जमीन पर पहुंचने का इंतजार करने लगा। मैं चाहता था कि बात शुरू करने के बाद बीच में कोई व्यवधान ना आए।
लगभग 10-15 दिन पहले 3 और 4 के बीच दानिश का भाई वर्कशॉप पर बदहवास सा आया और उसने एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। वो टुकड़ा दानिश का आत्महत्या करने का लिखित बयान था। ये बात मैंने फौरन यासीन को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, करीब आधा घंटा पहले जब आप खाना खाने गए थे, दानिश आए और कोई कागज रजिस्टर के बीच रखकर चले गए। वो कागज भी पहले की कॉपी थी। लगभग 2 घंटा परेशान होने के बाद पता चला कि दानिश जिंदा जिस्म के साथ घर लौट आया है। ये आत्महत्या का नाटक इसलिए किया गया ताकि बकौल दानिश के उसको कौन कितना चाहता है, खासकर शगुफ्ता, ये जाना जा सके। फ्लैशबैक खत्म। अंधेरे उजाले के बीच गुजरते हुए रिक्शे के पायदान पर नजर गड़ाए सादिक खामोश बैठा रहा। मैं हंस दिया। अब आज की कहानी सुनो। सुबह वर्कशॉप पर शोएब खान साहब आए और 20 रुपए देकर बोले, दानिश को दे देना। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आत्महत्या की खबर उन तक किसने और किस रूप में पहुंचाई, लेकिन खान साहब के ख्याल से दानिश ने आर्थिक परेशानियों से तंग आकर ऐसा कदम उठाया था, इसलिए वो आर्थिक मदद देना चाहते हैं। इसको बैठे बिठाए क्या हो जाता है? अब ये बताओ कि वो 20 रुपए मुझे दानिश को देना चाहिए या नहीं? सादिक खामोश हो गया। रिक्शा बलुहा चौकी बहुत पीछे छोड़ चुका था। सड़क के अगल बगल घरों में जल रहे चिराग या कहीं कहीं बल्ब की रोशनी पूरी तरह सड़क पर फैलने में असमर्थ थी, इसलिए रिक्शा अंधेरे के बीच ही गुजर रहा था। मैं सादिक का जवाब सुनने के लिए उसको देखने लगा। नहीं, सादिक मेरी तरफ देखे बगैर बोला, लेकिन पैसे वापस करोगे कैसे? अब उसने मेरी तरफ देखा। सोचता हूं वापस करके कह दूं कि दानिश ने कहा है कि खान साहब की भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन पैसे लेकर मैं और बिखर जाऊंगा। जिंदगी से जूझने की थोड़ी बहुत जो ताकत है उससे भी महरूम हो जाऊंगा, इसलिए माफी के साथ वापस कर रहा हूं। सादिक हंसने लगा, ठट्ठा कर, फिर खामोश हो गया। बिना कुछ बोले रिक्शा उतरौला बलरामपुर को जोड़ने वाली सड़क पर आ गया था। सादिक ने रिक्शा वाले की पीठ पर हाथ रखा तो उसने रिक्शा साइड से लगाकर रोक दिया। सादिक रिक्शे पर बैठे बैठे ही रिक्शे का किराया चुकता किया और उतरकर सड़क के दूसरी तरफ चुंगी नाका कार्यालय के बगल से अंधेरे में छिपी ढलान से नीचे उतर गया। सादिक ने टॉर्च जला ली। उसी रोशनी के सहारे चौड़ी मेड़ पर बनी पगडंडी पर नजर गड़ाए हम दोनों आगे बढ़ने लगे। डॉक्टर बाबू, आवाज सुनकर हम दोनों की नजरें एक साथ उठी। एक आदमी हाथ में लाठी लिए सामने खड़ा था। हाँ, सादिक ने स्वीकारोक्ति में आवाज निकाली। हम आप ही के लावे जात रहें। वो घूमकर गांव की तरफ बढ़ चला। हम दोनों भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। तुम्हारे लड़के की तबीयत कैसी है? कनपोटर बाबू, 2 ठोर बोतलिया वाला पानी बदलीन है। जेरा तो अब नीक लागत है। मुला आपो चल के देख लीन जाए। दूर से ही बखरियों में जल रहे चिराग और कहीं कहीं बल्ब की टिमटिमाती रोशनी दिखने लगी। अचानक थोड़ी दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी तो मैं समझ गया कि गांव के बाशिंदों की हद यहीं से शुरू होती है। गोबर और मिट्टी की मिली जुली खुशबू सौंधी लग रही थी। हर शख्स को अपनी जमीन से उखड़कर हर चीज अच्छी लगती है। ग्राम वासियों को शहर की रौनक और शहरातियों को गांव की आबो हवा। मालूम नहीं क्यों
हर कोई अपने विरुद्ध ही भागने की कोशिश करता है। शायद यही नियम इस वक्त मेरे साथ भी लागू हो रहा था। डॉक्टर, कितना सुकून है यहां। सभी ज्यों का त्यों चलते रहे। हां, लेकिन शहर की राजनीति गांव की राजनीति से बहुत अच्छी है। हम तीनों एक झोपड़ी के सामने निकलने लगे कि एक कुत्ते ने पीछे से आकर पैंट पकड़ ली, तो मैं डर कर उछल पड़ा और भागकर सादिक के आगे पहुंच गया। डर के मारे मेरे मुंह से जोर से अरे की आवाज निकल पड़ी। सादिक हंसने लगा। आगे आगे चल रहे आदमी ने घूमकर देखा, फिर कुत्ते को जोर से डांटा और लाठी जमीन पर पटकता हुआ थोड़ी दूर तक उसे दौड़ा कर ले गया। लेकिन उसके लौटते ही कुत्ता भी पीछे पीछे जोर जोर से भौंकता हुआ लौट आया। उस कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर आगे पीछे से कई कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। हम दोनों को आगे कर वो आदमी खुद पीछे पीछे चलने लगा। झोपड़ियों के बीच से निकलती हुई कई टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए एक थोड़ी सी खुली जगह पर हम लोग निकल आए। थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी के सामने 2-3 आदमी खड़े आपस में बातें कर रहे थे। हम लोगों को आते देख सभी हम लोगों की तरफ मुंह करके चुपचाप लाइन से खड़े हो गए। अंधेरा होने के कारण चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लग गया कि झोपड़ी के सामने खड़े आदमी हम लोगों को ही देख रहे हैं और जिस मकसद को लेकर सादिक निकला है उसकी मंजिल भी यही है। मेरा सोचना सही निकला। हम दोनों के पीछे पीछे चल रहा आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुस गया, फिर घूमकर सादिक को देखा। आवाज आए डॉक्टर बाबू। सादिक के पीछे मैं और हमारे पीछे बाहर खड़े सभी आदमी अंदर घुसे। झोपड़ी के अंदर दीवार में बने दीवट पर रखे चिराग की पीली रोशनी फैली हुई थी। चिराग से एक लंबी लौ के साथ धुएं की काली लकीर भी निकलकर ऊपर कहीं गुम हो रही थी। ऊपर से होते हुए नीचे तेल की लंबी लकीर दीवार पर खींची हुई थी और दीवट के ऊपर थोड़ी दूर तक कालिख पुती हुई थी। झोपड़ी के एक तरफ डेहरी पर लालटेन टिमटिमा रहा था। डेहरी के पास ही चारपाई पर मरीज लेटा हुआ था और ऊपर झप्पर में सन की रस्सी से ग्लूकोज की बोतल लटकाकर उसका निडल मरीज की कलाई में पहुंचाई गई थी। राजेश मरीज के पैतियाने चारपाई पर बैठा था। सादिक को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। सादिक ने आगे बढ़कर मरीज की नब्ज देखी, फिर ग्लूकोज, आईविसेट और निडल को चेक किया। कितना बाटल हो गया? सादिक ने घड़ी पर नजर डालते हुए पूछा। 3, ये तीसरा चढ़ रहा है, राजेश ने जवाब दिया। सादिक घड़ी पर ही नजर गड़ाए हुए खड़ा कुछ सोचता रहा। एक औरत आकर मरीज के सिरहाने जमीन पर बैठ गई। बाकी सब हम तीनों को घेरे में लिए खड़े थे। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए सोख्ता का भाग 7।